राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए होने वाली है एकदम रामबाण। आज की क्लास प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी हिंदी साहित्य की यदि परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा में आज की क्लास से आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है और आपकी आज की ये क्लास उस परीक्षा के लिए बेहद खास साबित हो सकती है। तो सभी साथी इस क्लास को देखें और जो चीज़ें आपको नोट करने की लग रही हों तो आप उन्हें नोट अवश्य करें। आज हम बात करेंगे दद्दा पर। जी हाँ, दद्दा हिंदी साहित्य में दद्दा नाम से प्रसिद्ध, जिनके दरबार में जिनका दरबार जो सांसद थे और उनका दरबार लगता था तो दद्दा दरबार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दद्दा दरबार। तो दद्दा का दरबार लगता था। ऐसे दद्दा पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। तो आप समझ गए होंगे दद्दा कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए, तो दद्दा पर आज बात करने के लिए आए हैं। देखो, विशेष रूप से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, कोई इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से हम चर्चा करने के लिए आए हैं। जितनी भी बातें करेंगे, सबसे पहले तो सभी को राधे राधे है। ठीक है, राधे राधे। और हमने टॉपिक दद्दा रखा है तो हम आपको बता दें, दद्दा नाम से पहला पॉइंट, दद्दा जो उपाधि है ये किनकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनकी ये उपाधि है मैथिली शरण गुप्त। यदि इनका जीवन काल देखा जाए तो 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है, 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनका निधन हुआ था। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और आती है, इनका जो जन्म स्थान पूछा जाता है जब, तो जो जन्म स्थान है वो चिरगांव है। ये परीक्षाओं के लिए बेहद खास है, चिरगांव। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में पड़ता है। ठीक है, ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। चिरगांव है, उत्तर प्रदेश के झांसी में पड़ता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में चिरगांव। ठीक है, अरे भाई ये शिव जी आ गए हैं और ये देखो शिव जी आ गए हैं। सभी को राधे राधे करेंगे। राधे राधे कर दो सबको, करो राधे राधे, करो राधे राधे हाथ जोड़ के, राधे राधे करो हाथ जोड़ के, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, अब आराम से बैठो, जाओ उधर बैठना। ठीक है, क्लास में डिस्टर्ब होगा। चलो, तो चिरगांव झांसी। अब हम दूसरी चर्चा करने वाले हैं। दद्दा नाम से हमने शुरुआत की है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में दादा किसे कहा जाता है? ये तो दद्दा की बात थी, अब हम बात करेंगे दादा की। ठीक है, चलो, तो हिंदी साहित्य में यदि दद्दा पूछा जाएगा तो आप मैथिली शरण गुप्त बताएंगे, और यदि दद्दा न पूछ के थोड़ा सा उसने यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया और लिख दिया दादा, तब आपका उत्तर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। विकल्प में तो पहले विकल्प में मैथिली शरण गुप्त ही मिलेगा। दादा मैथिली शरण गुप्त को नहीं, दादा किसे कहा जाता था? माखनलाल चतुर्वेदी को, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? दादा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हो गई, दादा कहा जाता है। यदि पूछा जाए बंधु किसे कहा जाता है? बंधु। ठीक है, बंधु यदि पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में, बंधु किसे कहा जाता था, तो बंधु किसे बताओगे? बताइए। बंधु, दद्दा मैथिली शरण गुप्त, दादा माखनलाल चतुर्वेदी। अब बंधु, तो बंधु कहा जाता था अमृतलाल नागर को। किसे?
अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर को बंधु कहा जाता था, बंधु। ठीक है बेटा, इधर हट जाओ, उधर खेलो तुम। राधे राधे कर हाँ राधे राधे कर ली, अब बार बार नहीं, उधर हट जाओ, उधर हट जाओ। राधे हाँ राधे हाँ, उधर रहो, उधर। राधे राधे। ठीक है, चलो अब देखो, हम विशेष रूप से मैथिली शरण गुप्त पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। किस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं? मैथिली शरण गुप्त पर। और यहाँ 10 शब्द आया, इसलिए हमने ये 3 शब्दों पर चर्चा यहाँ पर और कर ली। ठीक है, तो अब इन 3 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट हम जो चर्चा का बनाएंगे वो ये है कि युग कवि। युग कवि, युग कवि पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो युग कवि मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को युग कवि किसने कहा है? यदि पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त को युग कवि किसने कहा है, तो कहा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने युग कवि कहा है इन्हें। वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। ठीक, किसे? मैथिली शरण गुप्त को वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा है? युग कवि। वासुदेव शरण अग्रवाल को आप जानते होंगे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। राष्ट्र का स्वरूप इनका बहुत चर्चित निबंध है जो परीक्षाओं में बार बार आता है। अब अगले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय। इन्हें अपना गुरु मानते थे, इन्हें अपना गुरु मानते थे। ठीक है, गुरु मानते थे। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अपना गुरु मानते थे मैथिली शरण गुप्त को। अज्ञेय के गुरु पूछे जाएं किसे स्वीकार करते थे, तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट हुए, 5 हुए हैं। अब छठा देखो, छठा पॉइंट, गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, गुप्त जी का आशा क्या है? मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी अपना गुरु, ये परीक्षाओं में कई बार आया है, अपना गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और परीक्षा में कई बार आया है। ठीक है, तो गुप्त जी के गुरु कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी के गुरु कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब 7वां, एक प्राण दो काया। एक प्राण दो काया किसे कहा जाता था? अगला पॉइंट है, हमारी चर्चा का विषय रहेगा। एक प्राण दो काया किसे कहा जाता था? बताइए, यदि पूछा जाए एक प्राण दो काया किसे कहा जाता था, बताओ। तो एक प्राण दो काया सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण
गुप्त को, इन दोनों को एक प्राण दो काया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक प्राण दो काया। ये अनुज थे, ये अग्रज थे। ठीक है, अनुज का मतलब छोटा भाई और अग्रज का मतलब बड़ा भाई। ठीक है, इन्हें राम कहा जाता था और इन्हें लक्ष्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्ष्मण। ठीक है, तो कहा जाता था कि ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ठीक है, किनकी जोड़ी है? राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, इन्होंने मैथिली शरणगुप्त ने, इन्होंने बांग्ला कवि मधुसूदन, इन्होंने बांग्ला कवि मधुसूदन, बांग्ला कवि का नाम क्या है? मधुसूदन। ठीक है, इन्होंने बांग्ला कवि मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद, रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया था। मधुप, मधुप नाम से किया था। ठीक, परीक्षा के लिए कुछ तथ्य हम चर्चा में ले रहे हैं। पहला तथ्य, दद्दा मैथिली शरणगुप्त को कहा जाता था। मैथिली शरणगुप्त का जो सांसद दरबार था वो दद्दा का दरबार नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, 1886 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में इनका निधन हुआ था। ठीक, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दादा नाम से माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध थे। बंधु नाम से अमृतलाल नागर प्रसिद्ध थे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा और अज्ञे जी ने इन्हें अपना गुरु माना। अगली बात, गुप्त जी को अपना गुरु गुप्त जी अपना गुरु मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, किसे मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। ठीक है, और एक प्राण दो काया सियाराम शरणगुप्त और मैथिली शरणगुप्त को कहा जाता था। ये दोनों भाई भाई थे। अनुज अग्रज राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती थी। इन्होंने बांग्ला कवि जो मधुसूदन दत्त थे उनकी रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया था। ठीक है, परीक्षा के लिए कितने तथ्य हो गए? 8। चलो अगला 9वां, महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं के लिए हम चर्चा में लेंगे। गुप्त जी ने इक्कीस प्रबंध काव्य लिखे। गुप्त जी ने कितने प्रबंध काव्य लिखे? 21 प्रबंध काव्य लिखे। ठीक है, गुप्त जी ने 21 प्रबंध काव्य लिखे। इन 21 प्रबंध काव्यों में 2 महाकाव्य थे। 2 महाकाव्य थे। महाकाव्य कितने थे? 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो साकेत महाकाव्य। ठीक है, साकेत महाकाव्य ये चर्चा का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और दूसरा जो महाकाव्य है वो है महाभारत। महाभारत, इन्होंने ये 2 महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, महाकाव्य कितने लिखे हैं? 2। और प्रबंध काव्य कुल कितने हैं? 21। ठीक है, क्या कर रहे हो सिर्फ? प्रबंध काव्य 21 हैं। ठीक है, और बाकी
19 खंड काव्य। ठीक, 2 महाकाव्य हो गए और बचे कितने 19, तो उन्हें क्या कहेंगे, खंड काव्य कहेंगे। ठीक है, और ये पूरी बात किसने कही है, ये मोहन अवस्थी जी ने ऐसा स्वीकार किया है। मोहन अवस्थी जी के अनुसार ये बात। ठीक, और शुक्ल जी के अनुसार क्या बात है, शुक्ल जी के अनुसार भी कुछ बात है यहाँ पर थोड़ी सी, उसे भी शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि साकेत और यशोधरा शिव जी ने बंद कर दिया था, ये बोर्ड ऑफ कर दिया था। शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने बताया है कि जो साकेत है और यशोधरा है, साकेत और यशोधरा, ठीक है, ये 2 बड़े प्रबंध काव्य हैं। ये 2 कैसे हैं, बड़े प्रबंध हैं। ठीक है, साकेत और यशोधरा को बड़े प्रबंध काव्य की संज्ञा दी है शुक्ल जी ने। ठीक है, और ये भी कहा है कि इनमें काव्यत्व का तो पूर्ण विकास है, काव्यत्व की तो पूर्णता है, लेकिन प्रबंधत्व की पूर्णता नहीं है, प्रबंध की कमी है, ऐसा कहा है। ठीक, शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये मुख्यतः इन 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। वहाँ से आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है, आप प्रश्न उठाकर देखोगे तो बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अगली हमारी जो चर्चा का विषय है, ठीक है, चलिए भैया, और अब हम चलो, अब जो हमारी चर्चा का विषय है, बातें तो हम बहुत करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है अगला, वो ये है गुप्त जी की रचनाओं का वर्णीय विषय, वर्णीय विषय, ठीक है, गुप्त जी की रचनाओं का वर्णीय विषय, इसे हम कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुप्त जी की रचनाओं का वर्णीय विषय आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, आज की क्लास का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो गुप्त जी की रचनाओं का वर्णीय विषय अवश्य पूछा गया होगा। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार चर्चा करेंगे। गणपत चंद्र गुप्त ने गुप्त जी
के गुप्त जी की रचनाओं को मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। गुप्त जी की रचनाओं का बड़े विषय जब हम चर्चा करेंगे तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ठीक है, 5 भागों में गुप्त जी की रचनाओं को बांटा है गणपत चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, गणपत चंद्र गुप्त जी ने गुप्त जी की रचनाओं को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। ठीक, कौन कौन से 5 भाग हैं? कौन कौन से 5? ठीक, तो सबसे पहले का जो है उसमें है विभिन्न धर्म संप्रदाय के आराध्य। विभिन्न धर्म संप्रदाय, विभिन्न धर्म संप्रदाय के आराध्य पुरुषों के आधार पर पहला विभाजन किया है विभिन्न धर्म संप्रदाय के आराध्य पुरुष ने उनके आधार पर। ठीक है, गुप्त जी ने कौन कौन से काव्य कहे, कौन कौन से काव्य लिखे। ठीक है, तो ये धर्म संप्रदाय के आराध्य पुरुष हैं, उनके आधार पर लिखे गए काव्य। तो इसमें सबसे पहली चर्चा आएगी वो राम पर आधारित। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं राम कथा पर आधारित। ठीक है, राम कथा पर आधारित ग्रंथ। ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ राम कथा पर आधारित है गुप्त जी का और कौन सा ग्रंथ राम कथा पर आधारित नहीं है, बस ये बताना होता है। ठीक है, तो राम कथा पर आधारित ग्रंथ या राम पर आधारित ग्रंथ कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसमें ये तो सब जानते ही हैं। राम कथा पर आधारित पहला साकेत महाकाव्य है, राम कथा पर आधारित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी गया है कि साकेत की कथा वस्तु क्या है, तो राम कथा है। ठीक है, राम कथा। ठीक, और दूसरा पंचवटी, पंचवटी, और तीसरा प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा। ये 3 काव्य हैं जो राम कथा पर आधारित हैं, जो राम के काव्य पर आधारित हैं, जिनका विषय वस्तु राम से जुड़ी हुई है। ठीक है, हिंदू धर्म के देवता हैं और राम की कथा पर आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखेंगे। अब दूसरी चर्चा करेंगे हम यहाँ कृष्ण, कृष्ण पर आधारित। ठीक है, कृष्ण संबंधी ग्रंथ, कृष्ण कथा पर आधारित। ठीक, कृष्ण कथा पर आधारित इनका जो ग्रंथ है वो है द्वापर। कौन सा है? द्वापर, बहुत महत्वपूर्ण है। द्वापर आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, श्री कृष्ण का जन्म ही द्वापर युग में हुआ था, तो द्वापर जो ग्रंथ है वो कृष्ण कथा पर आधारित है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। काय पर आधारित है? कृष्ण कथा पर। ठीक है, अब तीसरा है वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति पर आधारित। तीसरा वैष्णव भक्ति का मतलब क्या है? विष्णु की भक्ति पर आधारित। वैष्णव भक्ति पर आधारित है वो है विष्णु प्रिया। कौन सा है?
विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया के लेखक मैथिली शरदत्त। और कथा वस्तु किस पर आधारित है? वैष्णव भक्ति पर आधारित है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चाहो तो लिख लेना चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आप नोट रखेंगे और आप देखेंगे ये परीक्षा में आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। तीसरा हो गया। चौथा बौद्ध मत संबंधी ग्रंथ, बौद्ध कथा, सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं, बौद्ध कथा पर आधारित। ठीक है, बौद्ध कथा पर आधारित, बौद्ध कथा से जुड़ा हुआ इनका ग्रंथ कौन कौन से हैं जिसमें बौद्ध कथा की चर्चा हुई है? बहुत महत्वपूर्ण। नंबर 1 यशोधरा। ठीक है, नंबर 2 अनग। ठीक, यशोधरा चंपू काव्य है, बहुत पूछा जाता है। कैसा काव्य है? चंपू काव्य। चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसे चंपू कहते हैं। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू होता है। ठीक है, और अनग क्या है? ये गीत काव्य है। ठीक, तो ये बौद्ध कथा पर आधारित 2 रचनाएं हैं, यशोधरा और अनग। यशोधरा और अनग। अब बात आती है सिख धर्म। 4 हो गए, 5वां सिख धर्म पर आधारित ग्रंथ। तो सिख धर्म की बात की जाएगी तो इनका गुरुकुल। ठीक है, सिख धर्म के गुरुओं का इसमें वर्णन है, इसलिए इसे गुरुकुल नाम दिया गया। क्या है? गुरुकुल। ठीक है, इसके बाद शाक्त मत। शाक्त मतलब शक्ति या दुर्गा। छठा शाक्त मत पर आधारित, शाक्त मत आधारित या शाक्त मत पर आधारित काव्य जो है वो कौन सा है? ठीक है, शक्ति या शाक्त पर जो आधारित काव्य है वो कौन सा है? तो इन्होंने लिखा है शक्ति। सीधे सीधे क्या लिखा है? शक्ति। ये शाक्त मत पर आधारित ग्रंथ है। ठीक, अब इसके बाद सातवां प्रकार इस्लाम संबंधी, इस्लाम धर्म से संबंधी ग्रंथ। तो ये क्या है? काबा और करबला। काबा और करबला। ठीक है, ओ काबा और करबला 1942 का है, यशोधरा 1933 का है। सही चल रहा है। ये हो गए ग्रंथ का एक पहला भेद हमने पढ़ पाया है। अब धर्म संप्रदाय के प्रमुख पुरुष या धर्म के आधार पर। ठीक है, रामकथा पर आधारित 3 मुख्य ग्रंथ हैं, साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा। ठीक है, पंचवटी ये तो आपने चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। ठीक है, ग्रेजुएशन में पंचवटी लगी हुई थी हमारे यहाँ और हमने ये पूरी पंचवटी रट्टा मार रखी थी। बहुत अच्छी पंचवटी है, अभी भी रखी है हमारे पास। ठीक है, साकेत महाकाव्य इसके भी बहुत अंश हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी इसके अंश लगे हुए हैं, एमए में भी था इसका नवम सर्ग अष्टम सर्ग। ठीक है,
तो ये प्रदक्षिणा ये राम कथा पर है, द्वापर कृष्ण कथा पर है, विष्णु भक्ति पर आधारित विष्णु प्रिया है। ठीक, बौद्ध धर्म पर आधारित यशोधरा, ये तो आप जानते ही हैं यशोधरा कौन थी, और अनघ। ठीक, चंपू काव्य 1933 का है, ये वाला महत्वपूर्ण है। इसके बाद सिख धर्म पर आधारित ग्रंथ गुरुकुल है, शाक्त मत पर आधारित शक्ति है, और इस्लाम धर्म पर संबंधित काबा और करबला है। ये हो गए 7 प्रकार। ठीक है, अब अगली चर्चा करेंगे हम इसी पर आधारित सेकंड वेग महाभारत। महाभारत पर आधारित, महाभारत पीजीटी में आया था, महाभारत टीजीटी पीजीटी दोनों में आया है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है। महाभारत की कथा पर आधारित ग्रंथ आया था, महाभारत की कथा पर आधारित ग्रंथ नहीं है, ऐसे आया था। तो जब हमें पता होगा कौन कौन से महाभारत की कथा पर आधारित ग्रंथ हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं महाभारत की कथा पर आधारित? सबसे पहले जयद्रथ वध। कौन सा? जयद्रथ वध। ठीक है, इसके नाम से जयद्रथ महाभारत का एक पात्र था, और जयद्रथ वध महाभारत की कथा पर ही आधारित होगा। इसकी कथा महाभारत में ही आई है। ठीक है, दूसरा सैरंध्री। सैरंध्री, ठीक है, देखो सैरंध्री याद हम ऐसे करेंगे, सैरंध्री द्रौपदी का ही एक नाम था। किसका नाम था? द्रौपदी। द्रौपदी का नाम था सैरंध्री। तो जब सैरंध्री ग्रंथ होगा तो द्रौपदी का नाम है, तो अर्थात द्रौपदी। द्रौपदी कौन सी कथा पर आधारित ग्रंथ हो जाएगा? महाभारत की कथा पर। ठीक है, तीसरा है वक संहार। वक संहार, ठीक है, बगला संहार वाला कथा जो आई है। ठीक है, चौथा है वन वैभव। वन वैभव, ठीक है, काय पर आधारित है? महाभारत की कथा पर। इसके बाद है पांचवा नहुस। नहुस, राजा नहुस। छठा हिडिंबा। हिडिंबा कौन थी? महाभारत में आपने जानी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। ठीक है, इसके बाद शकुंतला, सातवीं शकुंतला। ठीक, आठवां तिलोत्तमा। ठीक है, तिलोत्तमा। शकुंतला का जो उपाख्यान है, शकुंतला कालिदास ने लिखा है, उसकी भी मूल कथा महाभारत से ही है। ठीक है, तिलोत्तमा। और अगली है जय भारत। ये तो महाभारत का एक नाम ही है। तो ये महाभारत की कथा पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए, ये आपको तैयार रखने हैं। ठीक, अब बात करेंगे ऐतिहासिक वीर पुरुषों। तीसरा प्रकार, ऐतिहासिक वीर पुरुषों। ऐतिहासिक वीर पुरुषों की कथा पर आधारित या वीर पुरुषों पर आधारित ग्रंथ। ठीक है, जो ऐतिहासिक वीर पुरुष हैं उन पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे नंबर 1, रंग में भंग। कौन सा? रंग में भंग। ठीक है, ऐतिहासिक वीर पुरुषों की कथा है इसमें, कथा वस्तु इसकी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सिद्धराज। दूसरा कौन सा है? सिद्धराज। ठीक है, तीसरा कौन सा है? यदि तीसरे की बात की जाए तो पत्रावली। और चौथा विकट भट्ट। ठीक है, विकट भट्ट। ये हैं सभी
ऐतिहासिक वीर पुरुषों पर आधारित। ठीक है, अगला 4 प्रकार हो गए, 5वां प्रकार नहीं 3 प्रकार हुए हैं। चौथा प्रकार से विभाजन किया है समकालीन राष्ट्रीय नेता पर आधारित। किसने विभाजन किया है? ये गणपत चंद्र गुप्त जी ने। किनके काव्य का? गुप्त जी के काव्य का। ठीक है, तो समकालीन राष्ट्रीय नेता पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इन ग्रंथों में अंजलि और अर्घ्य, किन पर आधारित है? ये गांधी जी, महात्मा गांधी जी पर। ठीक है, अंजलि और अर्घ्य। चौथा हो गया अंतिम प्रकार इनकी रचनाओं का काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु। काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु। ठीक है, इस पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं? भारत भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। काल्पनिक और विचारात्मक है, 1912 ईस्वी पूछा जाता है परीक्षाओं में रचना काल इसका। ठीक है, नंबर 2 वैतालिक। ठीक है, और तीसरा हिंदू और चौथा अजित। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय वस्तु पर आधारित चर्चा हुई और यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, ध्यान रखेंगे। ये काल्पनिक विषय वस्तु पर आधारित है। सबसे ज़्यादा यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके राम कथा पर आधारित और महाभारत पर आधारित, यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। महाभारत की कथा से संबंधित कौन सा है? सैरंध्री, बकसंहार, जयद्रथ वध। ठीक है, तिलोत्तमा, जय भारत, वन वैभव, ये आए हुए प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका इनमें से नहीं आता है, ये वाला आता है इनमें से। ठीक है, यशोधरा विषय वस्तु आती है और राम कथा वाला आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 2 सबसे ज़्यादा आते हैं, एक तो राम कथा वाला